स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉन्वर्सेशन। सो इस वीडियो में अपना चैप्टर नेचर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और उसी से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम निकालते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे दो नए टर्म्स के बारे में, परचेजेस एंड सेल्स। तो परचेजेस एंड सेल्स का क्या मतलब होता है वो इसमें देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है परचेजेस। तो परचेजेस का मतलब क्या होता है? अगर आप नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में देखो तो परचेजेस का मतलब होता है जो आपने खरीदा है, ठीक है, जो आपने बाय करा है उसको परचेजेस बोलते हैं। लेकिन जब हम अकाउंटेंसी में देखते हैं, अकाउंटेंसी में हम बात करते हैं परचेजेस की, तो इसमें परचेजेस को खरीदने से ज्यादा भी थोड़ा और डिफाइन करा गया है। अकाउंटेंसी ये कहती है कि जो भी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जो भी फर्म की बात कर रहे हैं, वो फर्म, देखिए जितने भी बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो डीलिंग्स करते हैं। आपने ये उस चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में, कि बिजनेस के जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें ये था कि डीलिंग्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। बिजनेस एक वो एक्टिविटी होती है जिसमें वी डील इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो अकाउंटेंसी कहती है कि जिसमें हम डील कर रहे हैं हमें केवल उन्हीं गुड्स या सर्विसेज को देखा जाएगा, उन्हीं को हम केवल लेंगे। परचेजेस में क्या आता है? परचेजेस में गुड्स केवल आते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंसी कहती है कि परचेजेस वो गुड्स हैं जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, और परचेजेस का मतलब ये होता है कि जो गुड्स बिजनेस ने परचेज करे, ठीक है, जो गुड्स बिजनेस ने परचेज करे और उन गुड्स में वो डील कर रहा है। तो डील करने का क्या मतलब होता है? डील करने का मतलब होता है कि बिजनेस उन गुड्स को इसलिए परचेज कर रहा है क्योंकि वो उसे रीसेल करेगा, फिर से सेल कर देगा, उसको अपने पास नहीं रखेगा। देखो, बिजनेसमैन में और जो आपका कस्टमर होता है उसमें ये फर्क होता है कि अगर हम जिस गुड की बात कर रहे हैं जिसमें डीलिंग्स चल रही है, तो जो भी बिजनेसमैन होगा ना, जो भी बिजनेसमैन होगा वो उस गुड को हमें कभी भी खुद यूज नहीं करेगा। जो बिजनेसमैन है अगर उसमें डील कर रहा है तो वो गुड को खुद यूज नहीं करेगा, और जो कस्टमर होता है वो उस गुड को कभी सेल नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी गुड को परचेज करके उसको यूज कर रहे हो तो वही आप कस्टमर होगे, ठीक है, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो, कंज्यूमर आप होगे। बिजनेस में क्या होता है, अब अगर हम बात करें किसी ऐसे बिजनेस की जो क्या करता है, जिसका काम ये है कि वो सामान खरीदता है और उसके बाद सेल करता है, तो ऐसा कहाँ होता है? आपने पढ़ा है कि जब भी गुड्स आते हैं, प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर के पास आता है, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास, फिर रिटेलर के बाद कस्टमर के पास आता है। तो इसका क्या मतलब है? प्रोड्यूसर ने तो उस गुड को बनाया होगा, ठीक है, प्रोड्यूस करा होगा फैक्ट्री में, उसके बाद होलसेलर ने क्या करा? होलसेलर ने प्रोड्यूसर से उन सामान को खरीदा, होलसेलर प्रोड्यूसर से उस सामान को खरीदता है और फिर रिटेलर को सेल कर देता है। तो होलसेलर ने जब इन गुड्स को खरीदा तो क्यों खरीदा? इसलिए खरीदा बिकॉज ही विल सेल इट टू द रिटेलर, वो रिटेलर को सेल करेगा। सिमिलरली रिटेलर ने जब गुड्स को खरीदा होलसेलर से तो क्यों खरीदा? क्या वो उसको अपने पास रखेगा? क्या वो उसको खुद यूज करेगा? नहीं, वो उन गुड्स को सेल करेगा कंज्यूमर को। उसके बाद एंड में जब कंज्यूमर रिटेलर से उन गुड्स को परचेज करेगा तो क्या कंज्यूमर उन गुड्स को सेल करेगा? नहीं करेगा, वो उन गुड्स को यूज कर लेगा। तो बिजनेस में परचेज उन गुड्स को बोला जाता है, परचेज का मतलब ये है कि वो गुड्स जो एक फर्म परचेज कर रहा है, खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, उनको फिर से सेल करने के लिए, उनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए अगर कोई बिजनेस गुड्स को परचेज करता है तो उस गुड्स की अमाउंट को हम परचेजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता चला ये एक फर्म है और इसने ये क्या करता है, ये डील करता है आपके डस्टर्स में, ये डस्टर्स में डील करता है, एंड ये आपका समझ लीजिए होलसेलर है, होलसेलर है। तो ये क्या करेगा? डस्टर के किसी प्रोड्यूसर, किसी जो मेन बिजनेसमैन होगा जो प्रोड्यूस करेगा डस्टर को, उसके कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। वो प्रोड्यूसर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है जो कि प्रोड्यूसर है, ठीक है। इन्होंने डस्टर बना दिया, होलसेलर इनसे डस्टर परचेज करेगा, डस्टर खरीदेगा। तो होलसेलर ने क्या खरीदा? डस्टर खरीदा, ठीक है। परचेजेस क्या होगा? जितनी मनी वैल्यू का डस्टर इन्होंने खरीदा। अगर होलसेलर ने फॉर एग्जाम्पल 10,000 या 20,000 डस्टर खरीदे जिसकी पूरी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का अगर डस्टर खरीदेगा होलसेलर, तो होलसेलर ने कितने परचेज करा? होलसेलर के परचेजेस कितने हैं? 1 लाख रुपीज।
ठीक है, होलसेलर ने अगर 2 लाख रुपए का सामान खरीदा तो होलसेलर के परचेजेस कितने हैं, 2 लाख रुपीस। तो परचेज क्या है, परचेज उन गुड्स की वैल्यू है, उन गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू है जो एक बिजनेस फर्म खरीदता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग। ठीक है, अब ये होलसेलर ने चलो डस्टर खरीदा, इसके अलावा वो और भी चीजें खरीदता होगा। ठीक है, कुछ चीजें वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, वो भी तो इंसान है, वो भी कई गुड्स को यूज करता होगा, जो वो खुद यूज करता है वो भी खरीदता होगा। ठीक है, जैसे हम लोग डेली चीजें खरीदते हैं, वो भी क्लोथ्स खरीदता होगा, वो भी घर का सामान खरीदता होगा। तो क्या वो परचेजेस होंगे, नहीं, बिकॉज वो खुद यूज कर रहा है, वो इस बिजनेस में नहीं यूज कर रहा है। इन्वेस्टर्स को वो क्या करेगा, सेल कर देगा, बिजनेस करेगा इन्वेस्टर से, इसलिए ये परचेजेस होते हैं। इसके अलावा ये जो होलसेलर है इसने टेबल फर्नीचर खरीदा होगा, फैंस खरीदे होंगे, लाइटिंग्स खरीदी होंगी, जो उसने अपने होलसेलर शॉप में, जो उसका होलसेलर पूरा स्टोर होगा वहां पे उसने लगाए होंगे। तो ये भी उन्होंने परचेज करा, ये भी गुड्स थे, बिकॉज दे आर टैंजिबल थिंग्स, वी कैन सी देम। पर क्या ये परचेजेस होंगे, नहीं होंगे। ये क्या होंगे, ये आपके असेट्स होते हैं। ठीक है, तो असेट्स होते हैं, परचेजेस होते हैं, और कुछ सामान बिजनेसमैन खुद के लिए भी खरीदता है। परचेजेस क्या है, वो गुड्स जिनको रीसेलिंग के लिए खरीदा गया है, जिसमें बिजनेस डील करेगा, उसको परचेजेस कहते हैं। तो परचेजेस में ये बताया गया। उसके अलावा आपके में कहते हैं कि इट डज नॉट इंक्लूड परचेज ऑफ एनी असेट। अगर कोई मशीनरी, कोई स्टेशनरी, कोई असेट खरीदा जा रहा है तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इस होलसेलर ने 1 लाख का डस्टर खरीदा जिसमें वो डील करता है, उसके अलावा उसने अपने जो उसका स्टोर रूम था वहां पे लगाने के लिए 2 फैंस खरीदे जिनकी वैल्यू 10,000 थी, तो उसने कितना परचेज करा, उसने परचेज केवल 1 लाख के करे, परचेजेस उसके केवल 1 लाख के थे। उसके अलावा उसने असेट्स खरीदे 10,000 रुपए के। He bought assets of 10,000 rupees. परचेजेस कितने, परचेजेस केवल 1 लाख के होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कहते हैं कि गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन परचेजेस। अगर कोई ओनर गुड्स को खरीद रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए, तो भी वो परचेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। देखिए अब क्या होता है, आपके 2 कंसर्न बताए गए, ट्रेडिंग कंसर्न बताया गया है और आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बताया गया है। तो देखिए होता क्या है, कंसर्न्स बताए गए हैं, बिजनेस बताए गए आपको। एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जो ट्रेडिंग कंसर्न होता है उसमें परचेजेस कंसिस्ट ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, और मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में परचेजेस में रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ट्रेडिंग कंसर्न जनरली वो कंसर्न्स होते हैं जिनका काम बस ये होता है कि सामान को परचेज करो और जैसा उसको परचेज करा है वैसा ही उसको आगे सेल कर दो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चर क्या होता है, प्रोडक्शन को हम बोलते हैं प्रोड्यूस करना। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किसी चीज को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये किसी चीज को बनाने का काम करेंगे तो ये क्या खरीदेंगे, ये तो रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे। रॉ मटेरियल्स के अलावा एक और टर्म आपके में आया है, सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन डस्टर्स की बात करें, डस्टर्स में अगर हमने देखा कि फैक्ट्री में देखिए काम होता रहता है। ठीक है, अब उसमें देखा कि आप डस्टर का जो भी सामान था उसको लेके डस्टर का बेस तैयार हो चुका है, तो उस जो बेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो जो बेस बना है डस्टर का उसको हम सेमी फिनिश्ड बोलेंगे। सेमी फिनिश्ड का मतलब होता है कि आधा फिनिश हो चुका है और आधा भी बनना बचा है। क्या वो कंप्लीट डस्टर है, नहीं होगा, बिकॉज अभी केवल बेस का पार्ट बना है, उसके ऊपर जो लगना होता है बाकी चीजें वो नहीं बनी है, तो उसको हम सेमी फिनिश्ड गुड बोलते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है, ओरिजिनल मटेरियल जिससे बनाया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो होते हैं वो क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स को खरीदते हैं, फिर वो अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी उस बिजनेस में, उस फैक्ट्री में उन चीजों को यूज करके एक फाइनल गुड बनाते हैं, और फिर वो जो फिनिश्ड गुड बनता है, इसको वो सेल करते हैं।
तो ये ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क है। बेसिक अगर आपको अभी के लिए जानना है ये है कि ट्रेडिंग कंसर्न सामान को परचेज करते हो, जैसा जैसा परचेज करते हैं सेम उसी फॉर्म में उसको आगे सेल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपके आसपास इतनी शॉप्स होती हैं, रिटेल स्टोर्स होते हैं, आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाओगे तो वहां पे आपको पेन से लेकर सब कुछ मिल जाएगा। पेन भी मिल जाएगा, खाने पीने के सामान भी मिल जाएगा, बाकी यूटिलिटीज भी मिल जाएंगी। तो क्या वो सब उन्होंने बनाया होगा? नहीं बनाया है। उन्होंने वो पेन और वो ब्रेड और शैम्पूज, जो भी चीजें आप ले लो, ये सारा सामान होलसेलर से खरीदा है। ठीक है, होलसेलर से जिस फॉर्म में खरीदा है वो उसी फॉर्म में आपको सेल कर दे रहे हैं। उन्होंने वो शैम्पू बनाया नहीं, उन्होंने होलसेलर से शैम्पूज खरीदे, जिस तरीके से खरीदे सेम उसी तरीके से आपको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका? ये ट्रेडिंग कंसर्न था। अगर आप किसी फैक्ट्री की बात करो तो फैक्ट्री में क्या है, अगर आप बात कर रहे हो जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, कार्स बनती हैं, तो कार्स के लिए क्या है, कई सारा रॉ मटेरियल लेते हैं, वो इंडस्ट्रीज लेती है रॉ मटेरियल्स, फिर उसको कई सारे मशीन से होकर, कई सारे प्रोसेस से होकर फिर वो कार बनती है। ठीक है, तो वो जो कार बन रही है वो कई प्रोसेस से होकर गुजरी, वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म में है, रॉ मटेरियल थी, फिर एक टाइम पे वो कार सेमी फिनिश्ड गुड रही होगी, सेमी फिनिश रही होगी, थोड़ा और काम बचा होगा उस पर, फिर वो फिनिश्ड गुड बन के कार बनी जिसको वो प्रोड्यूसर सेल करेगा। किसे सेल कर रहा है वो बात अलग है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ये जो बड़े बड़े ड्यूरेबल चीजें होती है जैसे कार वगैरह आपके हो गए, ये बहुत जल्दी ही कस्टमर के पास आ जाते हैं। ये इनके साथ ये नहीं होता है कि कार को पहले होलसेलर को बेचो फिर होलसेलर से रिटेलर को, ये नहीं होता है। जो भी प्रोड्यूसर होता है वो कार्स को डायरेक्टली क्या करता है, जो शोरूम होता है वहां पे भेज देता है और फिर शोरूम से कस्टमर्स आकर परचेज कर लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, बिकॉज ड्यूरेबल सामान है, जितने ज्यादा स्टेजेस से वो गुजरेगा उतना ज्यादा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, उतना पैसे बढ़ जाएंगे और उतना महंगा हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी महंगा सामान है। ठीक है, तो ये होता है। तो बस इसमें इतना बताया गया कि परचेज में ट्रेडिंग कंसर्न की जो परचेज होगी, अगर ट्रेडिंग कंसर्न की आप बात कर रहे हो तो उसके परचेज क्या होंगे, उनके परचेजेस में वो सामान आएगा जो उन्होंने खरीदा है डायरेक्टली सेल करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि गुड्स फॉर रीसेल, जो सामान वो खरीदते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न के परचेजेस क्या है, वो गुड्स जिन्हें वो फिर से सेल कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग फर्म के जो परचेजेस होते हैं उसमें कई तरह की चीजें हो सकती हैं, उसमें रॉ मटेरियल भी है, सेमी फिनिश्ड गुड भी है, फिनिश्ड गुड भी है। ऐसा क्यों? देखो, रॉ मटेरियल अगर है तो एक टाइम पे जाके वो रॉ मटेरियल इसी फिनिश्ड गुड का पार्ट बनेगा। अगर वुड खरीदी है टेबल बनाने के लिए तो वो वुड आखिरी में जाके, आखिरी में कहाँ जाएगी, कस्टमर के पास ही जाएगी, आखिरी में वो वुड सेल ही हो जानी है। उस वुड को वो कई प्रोसेस से गुजार कर टेबल बनाएंगे और फिर वो वुड क्या होगी, सेल हो जाएगी। तो ये क्यों परचेज करा गया? फॉर रीसेलिंग। जो सेमी फिनिश्ड गुड उनका बना हुआ है उस पर अगर और फिनिशिंग देने के बाद वो फिनिश्ड बन जाएगा तो उसको फिर सेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या है, बस इसमें ये बताएंगे कि ट्रेडिंग कंसर्न के जो परचेज होते हैं वो गुड्स के होते हैं, बिकॉज जनरली वो सामान खरीद के डायरेक्टली बेच देते हैं सेम फॉर्म में, एंड मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं, फैक्ट्री के प्रोसेस से गुजरता है एंड उसके बाद उसको सेल करा जाता है। बेसिक पर्पस परचेजेस का यही है कि परचेजेस में उन सारे गुड्स को इंक्लूड करा जाता है जिन्हें हमें सेल करना है फिर से। जो असेट्स होते हैं, जो असेट्स हम परचेज करते हैं वो परचेजेस में नहीं आते हैं। जो गुड्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए ओनर लेता है वो भी आपके परचेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें बस ये है कि अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द फर्म एंड ट्रेड डिस्काउंट आर डिडक्टेड फ्रॉम टोटल परचेजेस। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज बताई गई है कि अकाउंटिंग में होता क्या है। जब अकाउंटिंग करी जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस में बस साल भर में एक ही बार सामान खरीदा गया, परचेज हो गया, ऐसा नहीं होता है। कई तरीके से खरीदा जाता है, कई बार खरीदा जाता है, अलग अलग वेज होते हैं खरीदने के। ठीक है, और कई बार ये भी होता है कि जो सामान बिजनेस ने परचेज करा है, खरीदा है, उसमें से कुछ वो वापस भी कर देता है। देखो, जैसे आप अपने नॉर्मल लाइफ से रिलेट करो, आप लोग जाते हो कोई सामान खरीदने और आप घर आया, आपने देखा कि उस सामान में कोई डिफेक्ट था तो आप जाके उसको रिटर्न कर देते हो। ठीक है, आप उस सामान को जाके रिटर्न कर देते हो। इसी तरीके से बिजनेस है, अब बिजनेस चल रहा है, बिजनेस ने रॉ मटेरियल मंगवाया, अब उनको पता चला कि रॉ मटेरियल तो भाई खराब है, इतना डिफेक्टिव है, इतना खराब है, इसका हम क्या करेंगे, तो वो उसको जाके वापस कर देंगे। यही होता है ना। अगर ट्रेडिंग कंसर्न की बात करो, ट्रेडिंग कंसर्न ने फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, पेन्स मंगवाए, अब उन्होंने पेन में देखा कि कुछ पेन्स तो ऑलरेडी लीक कर गए, अब अगर वो लीक कर गए तो क्या वो कस्टमर खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, तो वो उन डिफेक्टिव पेन्स को जाके वापस कर देंगे। तो ये जो परचेज करने के बाद जो सामान हम वापस कर देते हैं, जो बिजनेस की बात अगर करें, बिजनेस ने कुछ परचेज करा है और उसके बाद उसमें से कुछ सामान वापस कर दिया है, तो उसको एक टर्म दिया गया है परचेज रिटर्न। ठीक है,
रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न कर देना? जो परचेज करा है। तो परचेज रिटर्न का क्या मतलब होता है? वो चीज रिटर्न कर देना जो हमने परचेज करी है। ठीक है, बिजनेस ने परचेज करा, कुछ कोई भी रीजन हो सकता है, कोई डिफेक्ट हुआ, हो सकता है ज्यादा सामान आ गया हो सकता है पेमेंट के लिए उतने पैसे ना हो, तो वो उसको रिटर्न कर देंगे। ये होता है। इसके अलावा क्या होता है, देखिए आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, देखिए दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, वो आपको इस बाद में एक पूरा इसमें टॉपिक है डिस्काउंट का, उसमें बताया जाएगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि डिस्काउंट, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने सामान परचेज करा है, ठीक है, बिजनेस ने सामान परचेज करा 1 लाख का, उस पर उनको 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो उन्होंने केवल 90,000 पेमेंट करी होगी। यही होगा ना, आप सामान लेने जाते हो, आपने कोई ड्रेस खरीदी मॉल से, आपने वो ड्रेस ली, वो ड्रेस थी आपकी 600 की, आपको उस पर 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, आपने केवल 500 वहां पर पेमेंट करी और 100 रुपीज आपका डिस्काउंट हो गया। तो आपके लिए कितने का सामान आपने खरीदा? आपने 500 का खरीदा। तो वही चीज इसमें कह रहे हैं कि जब भी बिजनेस सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं फॉर रीसेलिंग, तो उसमें वो क्या करते हैं, जो सामान वो वापस कर देते हैं, जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, और जो जो उनको डिस्काउंट मिला होता है उसको वो माइनस कर देते हैं, तो उससे उनकी नेट परचेज आ जाती है। नेट परचेज क्या है? ये सब अकाउंटिंग टर्म्स है। ठीक है, नेट परचेज अलग होती है, टोटल परचेज अलग होती है। कैसे अलग होती है? ये सब आप जब अकाउंटेंसी करोगे तो उसमें आपको यूजफुल होगी। अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि परचेजेस की मीनिंग क्या है, और उसके अलावा ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो। परचेजेस के बाद आपका जो दूसरा टर्म आता है वो होता है सेल्स का। सेल्स इस परचेजेस का बिल्कुल ऑपोजिट चीज है, बट इसके अंदर भी जो सारी चीज है वो बिल्कुल सेम है। सेल्स का क्या मतलब होता है? सेल्स का मतलब है सेल करना। सेल करने का क्या मतलब होता है? बेचना। अब इसमें भी बेचना तो है, सेल तो करना है, लेकिन डेफिनेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इसमें भी क्या कहते हैं? इसमें भी ये कहते हैं कि इट मींस द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। इसमें मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ गुड सोल्ड टू, किसको बेचा गया? कस्टमर्स को बेचा गया है, ऑन कैश और क्रेडिट। अब कैश पे क्या होता है, क्रेडिट पे क्या होता है, ये आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया है। अगर ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, और इस बिजनेस में यहाँ पर ये कस्टमर है, ठीक है, इन्होंने इसको सामान बेचा, इसको पेन बेचे जो कि कितने थे? 20 रुपीज के। ठीक है, इसने सब बिजनेस ने बेचा एक कस्टमर को पेन 20 रुपीज का। अब इसने तुरंत का तुरंत 20 रुपीज पेमेंट कर दी, तो बिजनेस बोलेगा कि हमने ये 20 रुपी का पेन किस बेसिस पे बेचा है? कौन से बेसिस पे बेचा है? ऑन कैश बेसिस। अब अगर दूसरा केस होगा, बिजनेस ने पेन बेचा कस्टमर को, और कस्टमर ने बोला कि भाई हम तो देखो आपके यहाँ से हमेशा परचेज करते हैं पेन, अभी मेरे पास पैसे नहीं, आपको बाद में दे दूंगा, उधार पे पेन लेके घर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बिजनेस ने पेन तो बेचा, बिजनेस का जो गुड था वो तो चला गया कस्टमर के पास, पर क्या 20 रुपीज आएंगे कस्टमर के पास से? नहीं आएंगे, अभी आएंगे, बिकॉज कस्टमर ने उधार पे खरीद लिया, वो कभी बाद में जाके उस 20 रुपीज को हमें वापस करेगा। तो यहाँ पर बिजनेस बोलेगा कि हमने 20 रुपीज का पेन तो बेचा है, लेकिन हमें उसके बदले में जो कैश मिलना था वो तो मिला नहीं, तो हमने इसे किस बेसिस पे बेचा? ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, यही चीज तब भी होती है जब बिजनेस कुछ परचेज करता है। यहाँ तो चलो बिजनेस सेल कर रहा था, ऐसे ही बिजनेस के साथ हो सकता है। अगर ये बिजनेस है और ये दूसरा बिजनेस है कि चलो सप्लायर है, आपने सप्लायर टर्म तो सुना ही होगा, ठीक है, सप्लायर है। अब ये सप्लायर है, ये क्या करता है? ये रॉ मटेरियल इनको बेचता है, फॉर एग्जांपल वुड बेच रहा है। ये बिजनेस जो है ये वुड का कुछ सामान बनाता होगा, इसने वुड मंगवाया होगा। तो अब क्या है कि इन्होंने सप्लायर से मंगवाया सामान, खरीदा सामान, और ये वुड क्या थी? ये 20,000 की थी। बिजनेस ने 20,000 की वुड खरीदी और उसके बदले तुरंत उनको 20,000 की पेमेंट कर दी, कैश दे दिया, चेक दे दिया, कुछ भी दे दिया, पेमेंट कर दी।
ठीक है, अब आगे पेमेंट नहीं करनी है। 20,000 की वुड खरीदी, 20,000 की पेमेंट कर दी तो बिजनेस बोलेगा ये हमने परचेज करा है। परचेज क्यों करा? बिकॉज इस वुड का वो कुछ ना कुछ ऐसे ही सामान बनाएंगे जो वो सेल कर देंगे। ठीक है, परचेज करा 20,000 का ऑन कैश बेसिस। अब सिमिलरली इसमें भी दूसरा केस हो सकता है, बिजनेस बोलेगा कि भाई वुड तो हम आपसे हमेशा खरीदते, अभी हमारे पास 20,000 रुपीज है नहीं, वो हम आपको बाद में दे देंगे, बट वुड आप हमें दे दीजिए क्योंकि इससे हमें अपना प्रोडक्शन का काम कंटिन्यू रखना है। तो वो क्या करेंगे, वुड तो ले लेंगे पर उनका कोई कैश तो अभी जाएगा नहीं क्योंकि पेमेंट तो वो बाद में करेंगे। तो जब ऐसा होता है तो ये बोलेंगे कि हमने क्रेडिट बेसिस पर वुड को परचेज करा है। ठीक है, तो सेलिंग क्या कहते हैं, सेल क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं कि अमाउंट ऑफ गुड्स जो कस्टमर को बेचे गए हैं या तो कैश बेसिस पे या तो क्रेडिट बेसिस पे। तो इसका मतलब ये है कि ये पेन जो बिजनेस ने सेल करा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कस्टमर ने पेमेंट करी है अभी कैश में या अभी नहीं करी है, बाद में करेगा, दिस पेन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म और द कंपनी और एज सेल्स। ठीक है, सेल हो गई है पेन की, 20 रुपीज की सेल रिकॉर्ड होगी, चाहे वो कस्टमर पेमेंट अभी करे या उसने क्रेडिट पे लिया हो और वो बाद में पेमेंट करेगा। तो ये कहते हैं सेल्स की डेफिनेशन। उसके बाद कहा गया है कि सेल्स में उन फिक्स्ड एसेट को नहीं इंक्लूड करा जाता है जो फर्म बेचता है। अब जैसे आपको बताया गया कि एसेट जो होते हैं वो बिजनेस खरीदते हैं। ठीक है, अब हमारे ऑफिस में जरूरत है, फैंस की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, तो बिजनेस खरीदेगा उन सामान को और उसको हम एसेट बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट बोलते हैं क्योंकि उनको लंबे टाइम के लिए यूज करना है। तो सिमिलरली क्या होता है कि जब ऐसा एक टाइम आता है जब बिजनेस को अपने इन एसेट्स को बेचना भी पड़ जाता है। हो सकता है कोई जरूरत हो जिसकी वजह से वो एसेट को बेचते हैं। अब जैसे हमारे घर में भी सामान होता है, टीवीज होते हैं, फ्रिज होते हैं, तो एक टाइम आता है जब लोग उसको बेच देते हैं। तो इसी हिसाब से इन एसेट को भी बिजनेस बेच सकता है। तो सेल्स कहता है कि अगर किसी बिजनेस ने अपने एसेट को सेल कर दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बिजनेस यूज कर रहा था कई साल से, कोई टेबल यूज कर रहा था, बहुत अच्छी टेबल थी, या कोई शेल्फ, कोई कबर्ड यूज कर रहा था और अब उनको लग रहा है कि ये अब हम सेल कर सकते हैं। या फिर जो बिजनेस है उसके पास कोई मशीन थी और वो मशीन अब जाके उनको लग रहा है कि अब उनको सेल कर देनी चाहिए, उन्होंने मशीन को सेल कर दिया, तो क्या वो भी सेल्स होगी? वो सेल्स नहीं होगी। अगर हम फिक्स्ड एसेट की परचेज को परचेज में नहीं रिकॉर्ड करते हैं तो उसी हिसाब से अगर हम फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे तो वो भी सेल्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती है। उसके अलावा कहा गया है कि गुड्स जो कंसाइनमेंट या हायर परचेज पे बेचे गए हैं वो भी सेल्स से एक्सक्लूड होते हैं, इंक्लूड नहीं होते। तो अभी कंसाइनमेंट और हायर परचेज क्या है, ये सब पूरे चैप्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है। तो अभी के लिए बस इतना आप जान लीजिए कि हायर परचेज के सिस्टम पे अगर हमने सेल करा है या फिर कंसाइनमेंट पे सेल करा है तो वो भी सेल्स में इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा इसमें ये है, अब देखिए, अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स इज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल सेल्स टू कैलकुलेट द नेट सेल्स। अब जैसा आपको बताया गया कि परचेज रिटर्न होता है, जो सामान हमने खरीदा वो हमने वापस कर दिया, उसी हिसाब से जब हम लोगों को सेल करते हैं, जब हमने कस्टमर को कोई गुड सेल करा है तो वो उस गुड को वापस भी तो कर सकता है। देखिए, अगर आपको जो परचेज रिटर्न में बताया गया था कि ये बिजनेस है, इसने परचेज करा है सामान, इसको कुछ खराबी देखी, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया जो बिजनेसमैन था और उसने क्या कर दिया, उस सामान को वापस फेंक दिया, दे दिया जाके कि भाई हमें तो नहीं सही लगा आपका सामान, ठीक है, तो ये परचेज रिटर्न हो गई। अब अगर हम यहाँ पे इस सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसके लिए क्या है, इसने सेल करा और कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो इसके लिए सेल्स रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अगर एक के हिसाब से एक ने कहा कि हमने जो सामान परचेज करा वो हमें सही नहीं लगा, हमने वापस कर दिया, तो जिसने वो सामान बेचा था, जिससे खरीदा गया था, तो वो क्या बोलेगा कि हमने सामान सेल करा, कस्टमर को सही नहीं लगा, उसने मैं वापस कर दिया। तो अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसा केस हो सकता है, यही केस होगा कि कस्टमर को सामान नहीं पसंद आया, कोई डिफेक्ट हो गया जिसके वजह से वो सामान सेल हमारी वापस कर देगा, वो गुड्स को वापस कर देगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। तो यही बोला गया है कि जैसे कि परचेजेस में से परचेज रिटर्न हम माइनस कर देते थे, उसी तरह से सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया जाता है नेट सेल्स निकालने के लिए। तो सेल्स में बस इतना ही कहा गया है कि जो गुड्स को सेल करा जाता है टू द कस्टमर्स ऑन कैश या क्रेडिट बेसिस, दोनों बेसिस पे सेल्स माना जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स की सेलिंग को हम नहीं मानेंगे कि वो सेल्स हुई है। हायर परचेज और कंसाइनमेंट क्या होता है अभी जानने की जरूरत नहीं, बट अगर इस पे भी सेल हुई है, इस टाइप की सेल हुई है, तो उसको भी हम सेल्स में इंक्लूड नहीं करेंगे।
एंड उसके बाद सेल्स रिटर्न को भी सेल्स से, टोटल सेल्स में से माइनस कर दिया जाएगा, जिससे कि नेट सेल्स निकल आएगी। तो ये था परचेजेस एंड सेल्स का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक क्या होता है, और उसके आगे फिर चलेंगे डेटर्स पे, क्रेडिटर्स पे, और फिर डिस्काउंट पे भी आपको समझना है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, एंड योर स्टडी हार्ड। कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।